Hello friends, I am CA Rahul Agarwal. I welcome you all to my YouTube channel Step Ahead Classes. फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एडजस्टमेंट्स करी थी। आज की क्लास से हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और पूरे फुल फ्लेजेड क्वेश्चन की जिसमें एडजस्टमेंट्स भी होंगी। मैं आप लोगों को बीकॉम ऑनर्स के लिए स्पेशली एक बात बताऊं, आप जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उसकी एक तो कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद लास्ट 3 या 4 साल के पेपर करके देख लो। उन 4 पेपर में से प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस की, सफिशिएंट है। ठीक है, इसके अलावा किसी को प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस का तो कोई अंत नहीं है, कितनी भी कर सकते हो आप लोग। बट अगर आप 3 से 4 साल के पेपर भी अगर कर जाते हो, हाँ, लॉजिक सारे कंसेप्ट हम लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मैंने ये नहीं सीधा कि सबसे पहले मैं आपको यही क्वेश्चंस करवा सकता था, वरना इसीलिए मैंने पहले क्या किया, पूरे कंसेप्ट समझाए। अब वो कंसेप्ट जब पूरे हो गए उसके बाद जब प्रैक्टिस की बारी आती है तो आप पिछले 3-4 साल के पेपर कर लो, वो बहुत है। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले 2018 वाला पेपर करते हैं, फिर एक एक करके कोशिश करेंगे 3-4 क्वेश्चंस करें हम लोग। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को 2018 वाला, आप लोगों ने भी 10 ईयर्स ले रखी होगी, नहीं लिए तो ले लेना। 10 ईयर्स से पिछले 4 साल के पेपर कर लेना कंसेप्ट समझने के बाद। तो 2018 का पेपर है। 2018 के पेपर में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन आया था उसको डिस्कस करते। मैंने एक क्लास में विदाउट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन करवाया था, तब भी एक चीज बताई थी कि बेस्ट तरीका क्वेश्चन को करने का यही होता है कि आप ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट तीनों साथ में बनाएं। आप उस तरीके से मत चलना कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर खत्म करें, फिर P&L बनाएं और फिर बाद में बैलेंस शीट बनाएं। आप बहुत दिक्कत हो जाएगी, एक ही क्वेश्चन को 3-3, 4-4 बार पढ़ना पड़ जाएगा, पहले ट्रेडिंग के लिए, फिर P&L के लिए, फिर बैलेंस शीट के लिए। और उसमें भी बहुत सारी चीजें छूटने के चांस रहते हैं, क्योंकि जैसे कोई एडजस्टमेंट आई, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो वो P&L में भी जानी है, बैलेंस शीट के वक्त भी याद रखनी है। तो बेटर है ना, दोनों में साथ में एक बार लिख के खत्म करो। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अब याद नहीं रखनी कि दोनों जगह रख दी हमने ऑलरेडी। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं 2018 वाला। जो भी नीचे एडजस्टमेंट्स होती हैं, ये भी आप लोगों ने 11th में भी सीखा होगा, नहीं भी सीखा तो एक चीज बताऊं, जो भी एडजस्टमेंट्स हैं उसको ऊपर मार्क कर लो जिससे भी रिलेटेड है। ट्रायल बैलेंस में जो उसके रिलेटिव चीज दे रखी हो उसको मार्क कर लो। उससे क्या होगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे, जब हम ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे तो याद रहेगा कि इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है नीचे, तो फिर वो हम लोग एडजस्टमेंट्स में जाकर देख लेंगे। ठीक है, जैसे क्या, ये हमारा जो क्वेश्चन है 2018 वाला, इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन, पहली एडिशनल इंफॉर्मेशन है क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2017 वॉज ₹1,45,000। आप लोगों को पता होगा क्या क्या करते हैं इसका, एक तो ट्रेडिंग की क्रेडिट में जाता है और एक बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाता है। अब इससे रिलेटेड तो ऊपर कुछ होता नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक तो अपने आप में ही एक एडजस्टमेंट है, तो चाहे नीचे ही मार्क कर लो। सेकंड है सैलरीज आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू 15,000। क्या करो, ट्रायल बैलेंस में जहां सैलरी लिखा हो उसको उसके आगे एक छोटा सा मार्क लगा लो, याद रखने के लिए कि सैलरी की एक एडजस्टमेंट है नीचे। ठीक है, उसको मार्क कर लो। अभी एक एक एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे, फिर हम क्या दे रखी है, पहले सिर्फ मार्क करने का काम कर लेते हैं। बैड डेट्स वर्थ ₹40,000 टू बी रिटर्न ऑफ, ये क्या है, फर्दर बैड डेट्स हैं, क्योंकि जो एडजस्टमेंट्स में दे रखे होते हैं वो वाले बैड डेट्स होते हैं जिनका वैसे भी एडजस्टमेंट में कोई भी चीज दे रखी है तो उससे रिलेटेड एंट्री पास नहीं हुई, तो ये फर्दर बैड डेट है। डेटर्स को मार्क कर लो ऊपर, क्योंकि डेटर से रिलेटेड होता है ये बैड डेट्स। डेटर्स आपने देखे होंगे ऊपर, डेटर्स हमें लास्ट आइटम दे रखी है, डेटर्स क्रेडिटर्स ट्रायल बैलेंस में, मार्क कर लीजिए उसको। इंश्योरेंस प्रीपेड ₹25,000, प्रीपेड इंश्योरेंस है 25,000 रुपए का, मार्क कर लो ऊपर इंश्योरेंस। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। ठीक है, डेटर्स तो ऑलरेडी मार्क्ड है, तो ये तो एक ही एडजस्टमेंट है, बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट। डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10% पर एनम
एंड मोटर कार बाय 20% पर एनम। फर्नीचर और मोटर कार को डेप्रिशिएट करना है, तो फर्नीचर और मोटर कार दोनों को मार्क कर लीजिए। फर्नीचर को और मोटर कार को दोनों को मार्क कर लो। कार दे रखा है ऊपर, मोटर कार वर्ड नहीं, कार वर्ड है ट्रायल बैलेंस में। कर लिया मार्क। अब एडजस्टमेंट्स को हमने ऊपर मार्क कर लिया, तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं ट्रायल बैलेंस के स्टार्टिंग से। ठीक है, एक एक कर कर बड़ा आराम आराम से क्वेश्चन को समझते हुए करेंगे। बहुत सिंपल है वैसे क्वेश्चन। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2016 हमारे को दे रखा है 5 लाख रुपीज का। ये ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक कहां जाता है? ट्रेडिंग की डेबिट साइड में। लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक 5 लाख रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट परचेजेस एंड रिटर्न्स। परचेजेस एंड रिटर्न्स, तो परचेजेस तो है 30 लाख रुपए और परचेज रिटर्न कितनी है? 50,000 रुपीज। ठीक है, अच्छा वैसे देखो परचेजेस एंड रिटर्न्स और दोनों अमाउंट लिखे हैं। ये हो सकता है आप कहो कि परचेज पहले लिखा है तो 30 लाख रुपए पहले वाले को डिनोट कर रहा है और रिटर्न्स बाद में, तो रिटर्न्स 50,000 हो गया। ऐसे तो ठीक है सोचना, लेकिन हमें अकाउंट्स भी आती है तो हमें पता है कि क्या चीज डेबिट होती है, क्या क्रेडिट होती है। असेट्स और एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट चलता है, ये लिख लेना आप लोग। असेट्स और एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट होता है, लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू का बैलेंस क्रेडिट होता है। ठीक है, तो जो परचेज रिटर्न करी, सामान हमने वापस कर दिया, एक तरीके का हमारा इनकम ही हो गई, पैसा सामान वापस कर दिया, उनका खर्चा कम हो गया हमारा, तो उसका बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट होगा। सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, अच्छा परचेज एंड परचेज रिटर्न पहले लिखते हैं इसको। तो टू परचेजेस, परचेजेस लिखते हैं पहले, कितना दे रखा है? 30 लाख रुपीस। इसमें से रिटर्न्स माइनस कर दो 50,000, तो ये अमाउंट हो गया 29,50,000। ठीक है, नेक्स्ट सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। सेल्स और सेल्स रिटर्न ये भी कहा जाएगा? ट्रेडिंग में। तो चलते हैं ट्रेडिंग में। बाय सेल्स इनर कॉलम में लिखिए, सेल्स कितनी दे रखी है? 42 लाख। अब देखो सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, तो क्या सेल्स 60,000 हो गई और रिटर्न्स 42 लाख हो गया? बिल्कुल नहीं। सेल्स क्या है? रेवेन्यू। रेवेन्यू का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो सेल्स हो गई 42 लाख और सेल्स रिटर्न का बैलेंस डेबिट होता है, क्योंकि हमारा वो एक तरीके का नुकसान है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट चलता है। ठीक है, देखो मैं आप लोगों को सिर्फ याद कराने के लिए कह रहा हूं एक्सपेंस से। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहोगे कि आप तो गलत समझा रहे हो, कोई एक्सपेंस थोड़ी ना हुआ। मालूम है सेल्स रिटर्न करना कोई एक्सपेंस नहीं होता। सेल्स रिटर्न मतलब हो गया हमारा इनकम कम हो गई, और अगर इनकम कम होती है तो डेबिट होता है। इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट और कम होगी तो डेबिट। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट मैं यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी दूंगा। असेट्स और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, घटते हैं तो क्रेडिट होते हैं। लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट और कम होगी तो डेबिट होती है। ठीक है, तो सेल्स हो गया 42 लाख, सेल्स रिटर्न कितनी दे रखी है? 60,000, तो 41,40,000 ये हो गया सेल्स। नेक्स्ट कैश इन हैंड दे रखा है 3.5 लाख रुपए। कैश कहां लिखते हैं हम लोग? कैश हम लिखेंगे बैलेंस शीट की असेट साइड में। कैश 3,50,000। नेक्स्ट हमें गिवन है कैपिटल 10 लाख रुपीस। कैपिटल कहां जाता है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो चलिए कैपिटल, अभी तो ये ओपनिंग है, साल के शुरू वाला है, तो इनर कॉलम में लिखो। अभी तो और भी चीजें आएंगी, प्रॉफिट वगैरह ऐड होएगा इसमें। 10 लाख रुपीस। आप लोग 10 ईयर्स ले लेना, 10 ईयर्स से प्रैक्टिस करना इसकी। रेट्स एंड टैक्सेस,
कितना दे रखा है 45,000। रेट्स एंड टैक्सेस, कहाँ जाएगा ये खर्चा, ये कोई डायरेक्ट एक्सपेंस तो है नहीं, तो P&L में जाएगा। P&L में एक लाइन छोड़ देनी चाहिए हमें स्टार्टिंग की, क्योंकि अभी क्या पता ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट आया तो इधर चला जाएगा, लेकिन ग्रॉस लॉस आया तो इधर जाएगा ना। एक लाइन छोड़नी चाहिए P&L अकाउंट की हमें। तो टू रेट्स एंड टैक्सेस 45,000। ड्रॉइंग्स 1,60,000। ड्रॉइंग्स क्या होती है, कैपिटल में से माइनस, तो माइनस ड्रॉइंग्स 1,60,000। ड्रॉइंग्स के बाद दे रखा है सैलरीज 2,55,000 और हमने इसको मार्क कर रखा है। इसका मतलब नीचे किसकी एडजस्टमेंट है, आइए एडजस्टमेंट को रीड करते हैं। क्या है, सैलरी आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू ₹15,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी है 15,000 रुपए की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या करते हैं, एड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। एक तो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में जोड़ते हैं और एक बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लेकर जाते हैं। ये मैंने एडजस्टमेंट करते वक्त बताया था आपको, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक तो एक्सपेंस में ऐड होगा और एक बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इस साल से पर्टेन करता है बट हमने पे नहीं करा, तो अक्रूवल बेसिस तो कहता है तो इस साल का ही, तो रिकॉर्ड तो करो, इसलिए सैलरी में ऐड कर रहे हैं। बट क्योंकि पे नहीं करा तो लाइबिलिटी में कन्वर्ट भी हो गया, तो लाइबिलिटी साइड में भी लिख रहे हैं। टू सैलरीज, इनर कॉलम में लिखो पहले 2,55,000, फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी है 15,000 रुपए की, 2,70,000। और आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी साइड में भी जाएगी। लाइबिलिटी साइड में लिखते वक्त याद रखना कैपिटल में कहीं जगह छोड़ना नेट प्रॉफिट आने की। वैसे सेफर साइड पे चाहे 2 लाइन छोड़ दो, कभी एडिशनल कैपिटल वगैरह कुछ और दे रखी हो या इनकम टैक्स दे रखा हो, इनकम टैक्स भी ड्राइंग्स ही होता है, ठीक है, तो 2 छोड़ दो। प्रॉफिट तो आना ही है तो वो तो प्लस होएगा ही उसमें भी। तो सैलरी लिखा, सैलरी के बाद नेक्स्ट है इंश्योरेंस 1,05,000। इंश्योरेंस भी हमने मार्क कर रखा है, नीचे उसकी एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है, प्रीपेड ₹25,000। ये आप देखो 4th पॉइंट पे एडजस्टमेंट है ना, प्रीपेड इंश्योरेंस। अब प्रीपेड है, अगले साल का अभी से दे दिया, हम तो इस साल का बना रहे तो उसको डिडक्ट करो। और क्योंकि खर्चा जल्दी पे कर दिया, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा असेट। तो एक तो डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस और एक बैलेंस शीट की असेट साइड में जाएगा, ठीक है। तो लिखिए इंश्योरेंस कहां जाता है, P&L में, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, तो इंश्योरेंस कितना है 1,05,000 और माइनस कर दो प्रीपेड। प्रीपेड कितना दे रखा है 25,000, ये हो गया 80,000। अब ये प्रीपेड आप बैलेंस शीट की एसेट साइड में ले जाओ, प्रीपेड इंश्योरेंस 25,000, ठीक है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में और डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। इसके बाद दे रखा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 15,000 रुपए। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, P&L में ले जाओ, तो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 15,000 रुपए। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट 80,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो टू एडवर्टीजमेंट कितना है 80,000, ये भी P&L में चला जाएगा। एडवर्टीजमेंट के बाद कार दे रखी है, कार तो असेट होता है और हमने इसको मार्क भी कर रखा है। क्या एडजस्टमेंट है, लास्ट एडजस्टमेंट दे रखी है, पढ़ो, डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय 10% एंड मोटर कार बाय 20%। तो मोटर कार को 20% डेप्रीशिएट करना है, डेप्रीसिएशन लगाना है,
कहाँ कहाँ जाएगा, एक तो P&L में जाता है डेप्रीसिएशन, और एक डिडक्ट फ्रॉम असेट। तो बैलेंस शीट में आप कार लिखोगे, वहां से इसको डिडक्ट करेंगे। तो एडजस्टमेंट्स पहले पढ़ लेना सारी, तब आना इस वाले क्वेश्चंस पर, तभी मजा आएगा आपको। तो कार पर डेप्रीसिएशन, कार है कितने की, कार है 5 लाख रुपीज की। 5 लाख पर 20% डेप्रीसिएशन हो गया 1 लाख रुपए का। तो एक तो P&L में लिख दो टू डेप्रीसिएशन ऑन कार 1 लाख रुपीज, और दूसरा बैलेंस शीट में चलो कार लिखो, इनर कॉलम में लिखो पहले 5 लाख रुपीज और माइनस कर दो इसमें डेप्रीसिएशन 1 लाख रुपए का, तो 4 लाख हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, कार के बाद नेक्स्ट दे रखा है फर्नीचर। फर्नीचर 3 लाख रुपीज है, इसकी भी एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है, डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय 10%। तो वही 3 लाख पर 10%, 30,000 रुपए का डेप्रीसिएशन। P&L में चलो, टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 3 लाख का 30,000 रुपीज। और बैलेंस शीट में क्या करोगे, फर्नीचर लिखो इनर कॉलम में, अमाउंट है फर्नीचर का 3 लाख, माइनस कर दो डेप्रीसिएशन 30,000, तो ये हो गया 2,70,000। आया इतना आप लोगों को समझ में। फर्नीचर के बाद नेक्स्ट है डिस्काउंट्स, और दोनों में फिगर दे रखी है, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। तो जो डेबिट होगा वो डिस्काउंट अलाउड है, और जो क्रेडिट होगा वो डिस्काउंट रिसीव्ड है। ठीक है, तो लिखते हैं टू डिस्काउंट अलाउड। ये आपको पता है ना क्यों बोल रहा हूं, वही बात, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। असेट्स और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू क्रेडिट होती है। तो डेबिट में है तो इसका मतलब वो डिस्काउंट अलाउड होगा। डिस्काउंट 40,000, और P&L के क्रेडिट में आ जाएगा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, जो कि कितना है 60,000। एक लाइन हमने छोड़ी रखी है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी होगा उसके लिए। डिस्काउंट्स के बाद नेक्स्ट आता है कैरेज इनवर्ड्स ₹35,000। कैरेज इनवर्ड मतलब जो गुड्स को हम अपने फैक्ट्री तक, गोडाउन तक लेके आए, उस पर जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ वो कैरेज इनवर्ड। तो ये तो डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन हो गया, कहां जाएगा, ट्रेडिंग में। तो कैरेज इनवर्ड्स कितना दे रखा है 35,000। कैरेज इनवर्ड के बाद नेक्स्ट है वेजेस। वेजेस भी किसको देते हैं, लेबर को, जो कहां काम करती है, फैक्ट्री में। डायरेक्ट एक्सपेंस है तो उसको भी ट्रेडिंग में लिखो, टू वेजेस 65,000। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, अब इसमें डेटर्स और क्रेडिटर्स गिवन है। डेटर्स, ट्रायल बैलेंस में डेटर्स देखो 6 लाख और क्रेडिटर्स है 8 लाख। तो क्रेडिटर्स की तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, क्रेडिटर्स तो लिख दें जरा लाइबिलिटी साइड में। क्रेडिटर्स तो लिख दो लाइबिलिटी में, कितने हैं 8 लाख रुपए के। बट डेटर्स पर आप लोग वो वाली क्लास देखना, तभी ये समझना, क्योंकि मैं यहां पर वापस नहीं समझा रहा। मैंने P&L में बताया था कैसे प्रेजेंट करते हैं, टू बैड डेट, एड फर्दर बैड डेट, एड न्यू प्रोविजन, लेस ओल्ड प्रोविजन, ये सीक्वेंस है। टू बैड डेट जो ट्रायल में दे रखी हूं, एड फर्दर बैड डेट जो एडजस्टमेंट में दे रखी हूं, एड न्यू प्रोविजन वो आप निकालो। कैसे निकालोगे, डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेट इनटू रेट और माइनस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन मतलब जो आपको ट्रायल में दे रखा हो। ठीक है, तो ये लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले टू बैड डेट अगर दे रखा हो तो लिखो, वरना जबरदस्ती मत लिखो। कहीं है ट्रायल बैलेंस में बैड डेट नहीं है तो सीधा फर्दर बैड डेट से शुरू करो। तो हो सकता है आप पूछो कि फिर नाम क्यों नहीं फर्दर बैड डेट लिखा। फर्दर मतलब ये जरूरी थोड़ी ना फर्दर वर्ड लिखना है,
फर्दर मतलब होता है जो एडजस्टमेंट में दे रखी हूं, फर्दर मतलब जो बाद में फिर हो गए। आप फर्दर लिखना चाहो लिख दो। तो बेड डेट्स 40,000 रुपए के, ये फर्दर बेड डेट हो गए। एड न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन कैसे निकलता है? डेटर माइनस फर्दर बेड डेट। डेटर है कितने? 6 लाख माइनस फर्दर बेड डेट। फर्दर बेड डेट कितने हुए हमारे? 40,000। तो 6 लाख माइनस 40,000, ये हो गया 5,60,000 रुपए। इस पर कितना बनाना है प्रोविजन? आप पढ़ो पॉइंट नंबर 5th पॉइंट क्या कहता है? प्रोविजन हमें बनाना है 5% का। तो डेटर्स 6 लाख, देखो 6 लाख के डेटर्स हैं, माइनस हमारे फर्दर बेड डेट थे 40,000, तो ये 5,60,000 रुपये हो गया। इसका 5% बनाना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 28,000 का प्रोविजन हो जाएगा, ठीक है। तो एड न्यू प्रोविजन 28,000, ये आ गया 68,000। समझ में आया आप लोगों को? इसको हटा देता हूं मैं, कभी गलती से आप ये इसको लायबिलिटी साइड में लिख दो। आप इसको वर्किंग नोट में दिखा सकते हो, इसकी वर्किंग बेटर रहेगा, दिखानी चाहिए। बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करते हैं? बैलेंस शीट में लिखते हैं डेटर्स माइनस दोनों नई चीजें, नई मतलब जो एडजस्टमेंट में दे रखी होती है, एक तो फर्दर बेड डेट और एक न्यू प्रोविजन। ये दोनों ही होते हैं ना जो आपको एडजस्टमेंट में दे रखे होते हैं, वो दोनों माइनस करके दिखा दो। तो बैलेंस शीट में चलो, डेटर्स लिखो इनर कॉलम में, सबसे पहले 6 लाख रुपए के, फर्दर बेड डेट इसमें माइनस कर दो। फर्दर बेड डेट्स हैं 40,000 और न्यू प्रोविजन माइनस कर लो जो कि है 28,000, ये हमने निकाला था ना, 28,000, ठीक है। तो ये देख लो कितना आ रहा है, ये 60, तो 5,32,000, 5,32,000 हो गया डेटर्स का टोटल। आया आप लोगों को ये अच्छे से समझ में? आगे बढ़ते हैं। लास्ट एक एडजस्टमेंट बची है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, फर्स्ट वाली, वो नीचे ही हमने सर्कल करी हुई थी, बाकी तो सारी हो गई। क्लोजिंग स्टॉक ₹1,45,000 कहाँ कहाँ जाता है? एक तो ट्रेडिंग की क्रेडिट में और एक बैलेंस शीट की असेट साइड में। तो करिए, ट्रेडिंग की क्रेडिट में लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1,45,000, और एक बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखो क्लोजिंग स्टॉक 1,45,000। अब क्लोज करना शुरू करो। सबसे पहले क्या क्लोज करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में चेक करो, अगर इधर डिफरेंस बच रहा है तो इसका मतलब प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट, इधर बच रहा है तो ग्रॉस लॉस है। चेक करके देखिए जरा, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है या ग्रॉस लॉस आ रहा है। टोटल आएगा 42,85,000, तो यहां पे भी होगा 42,85,000। डिफरेंस इधर ही बच रहा है टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, कितना है? 7,35,000, 7,35,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो जाएगा? P&L में। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 7,35,000। अब दिस साइड माइनस दिस साइड करके देख लो, क्रेडिट माइनस डेबिट करके देखो। तो क्रेडिट माइनस डेबिट करके देखोगे आप तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल कर आ रहा है 67,000 टू नेट प्रॉफिट 67। टोटल लिख लो दोनों साइड का 7,95,000, ठीक है, 7,95,000। अब ये जो नेट प्रॉफिट आया इसका क्या करेंगे? कैपिटल में ऐड कर देते हैं। नेट प्रॉफिट कितना है? 67,000। तो कैपिटल का बैलेंस कितना हो गया? कैपिटल का बैलेंस हो गया 9,07,000, 9,07,000।
अब टोटल कर लो बैलेंस शीट का। 17,22,000। असेट साइड का भी चेक करो, आएगा अपना 17,22,000। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया ये ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप तीनों चीजें साथ साथ बनाएं, इससे कोई भी चीज छूटने के चांस कम होते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।